अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हाँ, मेरी वालेकुम। आवाज़ आ रही है। ओके। यस मैम। हम्म। चलें फिर आगे हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई एम स्क्रीन showing my screen. ओके, so स्क्रीन विजिबल है, राइट? यस। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग ओवर हियर। ठीक है, रिप्लेसिंग विद एन एन, हम ये कल बात कर रहे थे कि अब हम मिसिंग वैल्यूज़ को किस तरह ट्रीट करवा रहे हैं, राइट? तो हमने देखा कि मल्टीपल वेज हैं जिसके थ्रू हम मिसिंग वैल्यूज़ को यहाँ पे फिल करवा रहे थे इम्प्यूटेशन के अंडर, राइट? एंड देन वी सी कि अगर नॉन टाइम सीरीज डाटा है तो उसमें हम इम्प्यूटेशन मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा करते हैं, लेकिन अगर टाइम सीरीज डाटा है तो प्रेफरेबली उस पर फॉरवर्ड फिल, बैक फिल या लीनियर इंटरपोलेशन ज़्यादातर होती है। ठीक, तो हम उसी की सारी जो टाइप्स हैं फिलिंग ऑफ डाटा, मिसिंग वैल्यूज़ को फिल करने के लिए, ठीक, तो हम ये सारे देख रहे थे। उसमें अब फिल करने के बाद नेक्स्ट हमारा था रिप्लेस का। अब यहाँ पे हमने देखा कि -99 से रिप्लेस कर रहे होते हैं हम, और -99 से रिप्लेस करने की वजह ये है कि ये एज अ कांस्टेंट वैल्यू लाइक एक्ट करता है। ठीक है, मतलब इसमें हमने देखा था कि यूजली -99 के करीब वैल्यूज इतनी नहीं होती, तो ये बायसनेस नहीं क्रिएट कर रहा होता। ठीक है, एक बिल्कुल अलग वैल्यू आ रही होती है और हम इसको देख के पहचान लेते हैं कि ये नोट नंबर की जगह पर रिप्लेसमेंट आई हुई है। सो ये नहीं है कि फ़र्ज़ करें अगर मैं कोई ऐसी वैल्यू डालती हूँ जो कि ऑलरेडी उस डाटा में ज़्यादा है, अगर मैं कोई ऐसा रैंडमली नंबर चूज कर लेती हूँ -99 की जगह पे, फॉर एग्जांपल एज के ही कॉलम में अगर मैं बात करूँ, तो अगर एज के कॉलम में फर्स्ट करें 35 की वैल्यू ज़्यादा है और मैं उसको रिप्लेस भी 35 से ही करवा दूँ, ठीक है, सो व्हाट विल हैपन कि एज के कॉलम में पहले से 35 था, जहाँ जहाँ एन एन वैल्यू थी, ठीक है, वहाँ पे भी मैंने अगर 35 ही फिल कर दिया और बाकी जो 20, 15 या 10 इस तरह से वैल्यूज आनी और बाकी मैं एन एन वैल्यू भी 35 फिल करती जा रही हूँ, तो ओवरऑल डाटा में बाइसनेस आ गई। ठीक है, जहाँ पे ओरिजिनली 35 के हो सकता है कि पहले सिर्फ दो लोग थे, लेकिन मैंने एन एन वैल्यूज़ को भी जब 35 से फिल कर दिया, तो अब ऐसा लगने लग पड़ा है कि हो सकता है कि 20 ज़्यादा हो वैसे असल में, लेकिन क्योंकि मैंने फिल एक ही वैल्यू से ज़्यादा कर दिया तो ऑटोमेटिकली मैंने 30 वाले लोगों की तादाद को बढ़ा दिया। सो इससे क्या होगा, इंटरप्रिटेशन गलत हो जाएगी। हो सकता है कि नेचुरली वैसा असल में 20 एज के लोग ज़्यादा थे, मगर जब मैंने एन एन वैल्यू को फिल किया तो ऐसा हो गया कि जैसे 30 से प्लस वालों की ज़्यादा तादाद है। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन में इशू क्रिएट करते हैं। ओके, सो यहाँ तक हम लोगों ने इस चीज़ पे लिहाजा ये सारे फिर अग्री एक बार कन्वेंशन करते हैं कि भाई -99 अगर मैं डालूंगी इस केस में एन एन की जगह पे, तो वो कोई अलग से क्लास नहीं बना के किसी एक क्लास के साथ बायसनेस नहीं कर रहा होगा, तो मेरी इनसाइट ख़राब नहीं होगी उससे। तो इसलिए -99 को बाय कन्वेंशन यूज़ किया जा रहा होता है। और इसके अलावा समटाइम्स ये भी होता है कि ज़ीरो से यानी एन वैल्यूज़ को रिप्लेस करवा देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे रिप्लेस का वही फंक्शन हम देख रहे थे कि हमने रिप्लेस का फंक्शन निकाला, डिव डॉट रिप्लेस किससे रिप्लेस मतलब रिप्लेस किसको करना है, टू रिप्लेस, और किससे रिप्लेस करना है, वो दोनों आर्गूमेंट्स हमने इसमें पास किए हैं। ठीक है, हमने एन एन वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है -99 से। सो जहाँ जहाँ पे अभी हमें -99 नज़र आ रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई एन एन वैल्यू थी और वो बड़ी इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अब उसको हमने रिप्लेस करवाया हुआ है, इम्पोर्टेशन हुई भी है। इसी तरह से जो टू रिप्लेस यानी जहाँ जहाँ पे अब कुछ दफ़ा ये भी होता है कि डाटा कलेक्शन के दौरान जहाँ पे डाटा अवेलेबल नहीं होता, तो वो स्पेस खाली छोड़ने के बजाय वहाँ पे ज़ीरो पुट कर देते हैं। ठीक है, सो अगर ज़ीरोस की बहुत ज़्यादा उसमें मतलब हमारे पास आ रही है, ठीक है, स्ट्रेंथ, और हमें पता है कि वो उन्होंने
कोई वैल्यू नहीं थी तो ज़ीरो ऐड कर दिया। ठीक है, क्योंकि यूजली ये होता है ना कि अगर 10 मतलब कोई वैल्यू नहीं आ रही तो उसका मैग्नीट्यूड कोई नहीं है, इसका मतलब है तो ज़ीरो। लेकिन उसको फिर हम एन एन वैल्यू, क्योंकि ऐसे केसेस में पाइथन क्या करेगा, वो तो ज़ीरो को भी एक अलग से एंटिटी कंसिडर कर रहा होगा। सो दैट मीन्स कि वो फिर उन सारी ज़ीरो की जो वैल्यूज हैं उनको भी एन एन में कन्वर्ट कर दिया जाए इन दैट केस। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे ज़ीरो था उसको एन एन वैल्यू में कन्वर्ट किया ताकि रिटर्न उसको ट्रीट करवा सके, राइट। अब इस तरह से एक नेक्स्ट मेथड, ये अभी हम लोगों ने रिप्लेस का फंक्शन पढ़ा था और फिर लेने का फर्क पढ़ा है, ठीक। अब इंटरपोलेशन क्या है? ये यूजली प्रेफरेबल है टाइम सीरीज के डाटा में, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर। कि जो टाइम सीरीज का डाटा होता है, फर्ज करें कि बाय मंथ या बाय डेट या बाय डे कोई हम चेंज देख रहे हैं, फर्ज करें वेदर की फोरकास्टिंग ही अगर करनी है, तो मैं ये देख रही हूँ कि हर डे वाइज क्या उसका टेम्परेचर है। ठीक है, तो पहले अगर मैं डाटा रिकॉर्ड कर रही हूँ कि फर्स्ट डे या सेकेंड डे कितना था, थर्ड डे कितना था। ठीक है, अभी डे वाइज चल रहा है टेम्परेचर, फर्ज करें 10, 15, 20, 4, 25, इस तरह से ऑनवर्ड। अब मेरे पास बीच में कोई मिसिंग वैल्यू है, ठीक। जैसे अभी 5 की वैल्यू मिसिंग है यहाँ पे इन केस, और यहाँ पे 35। तो हम इस तरह की जो टाइम सीरीज डाटा है जिसमें हम कंसेक्टिव किसी टाइम पीरियड के बाद एक डाटा उसका प्लॉट कर रहे थे, ठीक। अब इस केस में जब टाइम सीरीज के डाटा में कोई एन एन वैल्यू आएगी, ठीक, तो उसको मैं इंटरपोलेट के थ्रू प्रेफरेबली फिल करवाऊंगी, राइट। अब इंटरपोलेट जो फंक्शन है वो कैसे काम करता है ये हम देखते हैं। उसने क्या करना है, प्रिडिक्ट करना बेसिकली वैल्यूज़ को। और मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, लाइक इट कैन बी रोंग, कि जैसे लीनियर हम स्ट्रेट लाइन नहीं देखते, ठीक है, कि वैल्यूज़ राइट कैसे जा रही हैं, तो यूजली जैसे स्ट्रेट लाइन के अंदर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर जा रही होती हैं वैल्यूज़ और बीच में से कोई मिसिंग होती है, तो हमें पता होता है कि ये इसी ट्रेंड में आएगी ना, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में जैसे ये जा रहे तो वैसे ही आएगी, राइट। यानी पहले और जो बाद वाली वैल्यू है उसके दरमियान में कुछ इस तरह ही आएगी, कोई हम ये नहीं कहते कि ऊपर या नीचे कहीं या भेज रहे हो। ठीक है, यानी वो एक लीनियर यानी ट्रेंड वाइज जा रही होती है ना वैल्यू टेम्परेचर के, इस टाइम से इसके केस में भी। तो फिर इसको इंटरपोलेट भी वैसे ही किया जा रहा होता है, वैसे ही कंसिडर करके। तो बेसिकली इसमें हम वैल्यू प्रोडिक्ट कर रहे होते हैं, और इसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन भी आप रीड कर सकते हैं कि इसमें मल्टीपल मेथड्स हैं इंटरपोलेशन के। अभी जो हम कर रहे हैं वो है लीनियर वाला। लेकिन इसके और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन मैं शेयर कर दूंगी, लाइक आप खुद उसमें देख सकते हैं कि और भी बहुत सारे एक्सप्लोर, इफ यू वांट टू एक्सप्लोर इट यू कैन। अब लीनियर मेथड बेसिकली क्या होता है? अ, किसी को आइडिया है कि लीनियर मेथड इंटरपोलेशन में क्या है? सो बेसिकली इसमें उसने जो वैल्यूज होती है ना कंसेक्टिव, ठीक है, उनको देख के एन एन वैल्यू को फिल करना है। फॉर एग्जांपल मेरा जो ओरिजिनल डाटा फ्रेम है, अगर मैं इसे देखूं, तो ये मेरा ओरिजिनल डाटा फ्रेम था। ओके, सो इसमें ये एन एन वैल्यू अगर आ रही है तो इसने इसे कैसे फिल किया होगा? ठीक है, इसने ये जो उससे पहले और उसके बाद वाली जो वैल्यू आ रही है ना उन दोनों को कंसेक्टिव देख के फिर ये एन एन वैल्यू को फिल किया। गॉट इट? मतलब अब यहाँ पे जैसे एन एन वैल्यू आ रही है तो इसने 16 और 3 को देखा है, और फिर उसमें से इन दोनों की कंसेक्टिव वैल्यूज को देखते हुए दरमियान वाली वैल्यू को फिल किया है। अब कैसे क्या मैथमेटिकल पीछे हुआ है, उसने बेसिकली एवरेज लिया। मतलब कि वो जो पहले वाली वैल्यू है और जो बाद वाली वैल्यू यानी 16 +3 एंड डिवाइडेड बाय 2, तो ये 9.5 हमारे पास आता है। ठीक है, तो उसने 9.5 यानी 16 +3/2 एवरेज पहली वाली और जो बाद में आने वाली वैल्यू है उन दोनों का एवरेज लिया, तो ये हमारे पास 9.5 वैल्यू आती है। तो उसने, अगर आप देखें ट्रीटमेंट के बाद लीनियर इंटरपोलेशन, तो इसने यहाँ पे 9.5 लिखा हुआ है। सो इज द केस विद अदर एज वेल, कि जहाँ जहाँ, हाँ अलबत्ता यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर फ़र्ज़ करें कि आगे और पीछे दोनों तरफ एन एन वैल्यू मतलब कंसेक्टिव वैल्यू है ही नहीं है कि जिसका मैं मीन ले सकूँ, यहाँ तक कंसिडर समझ आ रही है ना लीनियर क्या क्या,
कि कैसे हमने उसे एन एन वैल्यू को फिल करते हैं लीनियर के केस में। यस मैम। दैट्स गुड। ओके। चलें। तो अब लेकिन अब आप ये देखें कि अगर ये मेरे पास एंड पे वैल्यू है, तो इसके तो आगे कोई कंसेक्टिव वैल्यू नहीं है कि मैं उन दोनों को कंसिडर करूं और एवरेज लूं। ठीक है। यहाँ पे भी नहीं है। ठीक। तो इस केस में उसने क्या किया हुआ है कि उसने जस्ट फॉरवर्ड आगे मूव करवा दिया उस वैल्यू को, राइट। यानी कि ऊपर 3 था और नीचे भी उसने 3 पुट करवा दिया है। यहाँ पे भी ऊपर 3 था तो उसने नीचे भी वैसे ही एज इट इज फिट करवा दिया है। ठीक। अब इस केस में क्या हुआ हुआ है, लेकिन अब जैसे यहाँ पे भी क्योंकि एक ही नेक्स्ट वैल्यू आ रही थी तो उसने एज इट इज इसको भी यहाँ पे 9 को एज इट इज दिया है। ठीक है। क्योंकि एक ही नेक्स्ट एन एन वैल्यू थी। लेकिन अगर एक से ज़्यादा हो जैसे इस केस में, और इसमें इस केस में एक से ज़्यादा है मगर हमारे पास इनिशियल और ये मतलब दोनों फाइन कंसेक्टिव नहीं है। ठीक है। लेकिन लीनियर के केस में एवरेज तब लेना है जब कंसेक्टिव आ रही हो। अब यहाँ पे बीच में 2 का गैप है। ठीक है। लेकिन हमारे पास पहले भी वैल्यू है बाद में भी है। सो वो क्या करेगा, वो एक सीक्वेंस में चलेगा फिर। यानी उसने क्या किया, उसने 3 के बाद और ये वाली 2 नॉन वैल्यूज थी, तो उसने देखा कि 3 के बाद और 4 और 4 के बाद 5, उसने एक पैटर्न में उसको लेके चलने के लिए ना, राइट। तो उसने 2 कंसेक्टिव वैल्यूज को फिर ऐसे फिक्स फिल कर दिया। ठीक। और राइट, यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन? मैम क्लियर है। तो इसमें एक आम फिर अगर आप सबको क्लियर है तो सर यहाँ पे हैं हमारे पास सर शहजाद है। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इसने यहाँ पे इंटरप्रेट करने के बाद भी एन एन वैल्यूज क्यों दी हैं? मैम वो इस वजह से शायद कि उनके पीछे कोई वैल्यू नहीं थी शायद। हाँ जी, एग्जैक्टली। यस। तो हमने लीनियर के केस में देखा कि अगर मैं सिंपल लीनियर का मेथड लगा रही हूँ, दैट्स गुड, थैंक यू। तो इसमें वो यहाँ पे ऊपर अब कंसेक्टिव कोई वैल्यू है नहीं है उसके साथ कि वो फिल करे उसे। ठीक है। तो इसीलिए वो एन एन वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी। तो फर्स्ट रो के अंदर एन एन वैल्यूज एज इट इज ही आएंगी अगर फर्स्ट रो में कोई वैल्यू है तो। ठीक। नेक्स्ट मूव करते हैं। लीनियर इंटरपोलेशन बेसिकली इंडेक्सेस को इग्नोर करता है। ठीक है। और यहाँ पे जैसे हमने देखा था ना ऊपर कि इक्वली स्पेस वैल्यूज, मिसिंग वैल्यूज को जो वो फिल कर रहा होता है वो सारी वैल्यूज को इक्वली स्पेस्ड कंसिडर करता है। ठीक है। और फिर जो सी बेस्ट फिट मिसिंग वैल्यू होती है उसको वो प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है। इसीलिए जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उसको एज इट इज रहने देगा। ठीक। और एक अब इसमें भी हम डायरेक्शन, इसका एक दूसरा एट्रीब्यूट है लिमिट डायरेक्शन का। अभी फिलहाल हमने लीनियर देखा था, अब लिमिट डायरेक्शन को अगर मैं फॉरवर्ड फंक्शन लगाती हूँ, सो इसमें क्या होगा कि बेसिकली अगर मैंने फॉरवर्ड कर दिया है, सो ये जो सुक्सीडिंग वैल्यू है ना नेक्स्ट वाली, ठीक है, उसके हिसाब से अपनी वैल्यूज़ को फिल करेगा और बेसिकली आंसर सेम ही आया एज कम्पेयर टू जैसे हम फॉरवर्ड के बगैर कर रहे थे। इसको मैं इस तरह से अगर समझाना चाहूँ तो ये मैंने एक कोड बनाया, ये देखें। ये मेरे पास डाटा फ्रेम था जिसमें एन एन वैल्यूज़ हैं, यानी इसमें कोई लीनियर इंटरप्रिटेशन नहीं हुई। अब यहाँ पे लीनियर इंटरपोलेशन के बाद हमने ये पहले डिस्कस कर लिया कि कैसे एन एन वैल्यूज़ एवरेज लेके फिल हो रही है, कि जो पहले और बाद में वैल्यू आ रही है उसका एवरेज है। ठीक। अब इसके बाद लेटर ऑन अगर मैं फॉरवर्ड फिल कर रही हूँ, मतलब फॉरवर्ड फिल नहीं, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, तो उस केस में क्या हो रहा है, उसमें भी हमारे पास उसी तरह से ही वैल्यूज फिल हो रही हैं, राइट। कि जहाँ पे 12 और 5 के दरमियान में उसने वैल्यू डालनी थी तो उसने एवरेज ऑलमोस्ट राइट लिया हुआ है। और यहाँ पे हमारे पास 8.5 वैल्यू आई हुई है। ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे एन एन वैल्यूज पॉसिबली
राइट आ सकती थी वो, उसने उसको मतलब जहाँ पे भी थी तो फिल कैसे होनी थी, उसने यहाँ पे वैसे ही एवरेज लिया जैसे लीनियर इंटरपोलेशन में था, लेकिन इट इज़ इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक। जैसे ये डिफरेंस है, लेकिन फिलिंग वैसे ही हुई है जैसे सेम जैसे उसमें थी। गॉट इट। मतलब कि अगर मैं इसमें टेक्स्ट वाइज आपको दिखाऊं तो अगर इसकी जो वर्किंग है वो कैसे है कि अगर ओरिजिनल सीक्वेंस है ना ए एन एन वैल्यू और बी, के इसमें एक एन एन वैल्यू है, तो लीनियर इंटरपोलेशन ने क्या करना है, ए और बी का एवरेज लेके एन एन को फिल करना है। जबकि फॉरवर्ड फिल ने क्या करना है, उसने बी के हिसाब से देख के एन एन वैल्यू को फिल करने की कोशिश करनी है, ठीक है। जो भी सुक्सीडिंग वैल्यू होती है उसके हिसाब से वो प्रिडिक्ट करता है। इट कैन नॉट बी एग्जैक्टली द सेम। सो इसको आपने उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना जो फिल है का फॉरवर्ड फिल है, ये इंटरपोलेशन है, ठीक। ओके, और अब नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। अब ये तो इन दोनों के केसेस में ये हो रहा था कि फर्स्ट रो के अंदर एन एन वैल्यू आ रही है, राइट। चाहे मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन लगा रही हूँ या नहीं लगा रही, लीनियर मेथड में करते हुए दोनों डायरेक्शन मतलब मैं फॉरवर्ड लगा रही हूँ नहीं, तो फर्स्ट रो में एन एन वैल्यूज एज इट इज़ रह रही हैं। लेकिन इसको मैं ओवरकम कर सकती हूँ अगर मैं लिमिट डायरेक्शन लगा दूँ बोथ, ठीक। तो इस केस में जो वैल्यूज फर्स्ट रो की भी है ना वो उसको भी फिल कर देगा, और उसने सिंपली जो पहले वाली वैल्यू थी उसको ही बैकवर्ड एक तरह से फिल किया हुआ है। यानी यहाँ पे एन एन वैल्यू थी तो इससे पहले टू था, इसके बाद टू था, तो उसने इसमें टू फिल कर दिया। सेम इस केस है, और यहाँ पे एन एन वैल्यू ई के फर्स्ट रो में ई कॉलम में थी थर्ड एन एन, तो उसने उसके बाद जो 13 आ रहा था वही उसके ऊपर फिल कर दिया, राइट। सो इस केस में फर्स्ट रो भी अगर हम लिमिट डायरेक्शन को बोथ करते हैं तो फर्स्ट रो में भी फिल हो जाएगा। ओके, और समटाइम्स अब जैसे हम देख रहे थे कि कैपिंग के डाटा में बहुत सारी एन एन वैल्यूज हैं, अगर हम सब कुछ फिल करने बैठ जाएंगे तो वो एक नया ही डाटा सेट बन जाएगा, लाइक उसमें एक बिल्कुल न्यू ही चीज़ आ जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि हमने इतना ज़्यादा भी खुद से अगर हम डाटा ऐड करा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने तो इतना ज़्यादा डाटा खुद से ही ऐड करा दिया, हमारा मतलब सिर्फ मिसिंग हुआ है जो कि काम कम हो, ठीक है। तो तभी हम, अगर हमने सारी ही खुद से पूरी कॉलम ही एक तरह से खुद बना दी है इंटरप्रेशन करके, तो उसका तो एक्यूरेट होगा क्योंकि हम यही बता रहे हैं ना। तो अगर हम न्यू देखेंगे तो उसमें ये इंटरप्रेशन फिर काम नहीं कर रही होती, ठीक है। तो उस केस में मैं लिमिट दे सकती हूँ। मेरी आवाज़ क्लियर थी? यस मैम, क्लियर थी। ओके, चलो दैट्स फाइन। तो उस केस में मैं आगे क्या करूँगी, लिमिट दूंगी। इनका ये अगर देखें क्वेश्चन मार्क मैंने लगाया है, सो इसका क्या मतलब होता है? मैं महानूर, कैन यू टेल? अगर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया है इसका क्या मतलब है? मैम नहीं पता मुझे। फंक्शन है, ये बेसिकली एक जनरल फंक्शन ही है कि जब भी मैं किसी फंक्शन या लाइब्रेरी के बारे में मुझे जानना है ना, ठीक है, तो मैं जुपिटर नोटबुक में सिर्फ डीएफ डॉट इंटरप्रेट लिखा और आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिए, तो उसके बारे में जितनी चीज़ें हैं ना वो बता देगा, ठीक है, कि डीएफ डॉट इंटरप्रेट में क्या क्या उसके अंदर आर्गूमेंट्स में दे सकती हूँ, किस तरह के आर्गूमेंट्स दे सकती हूँ, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बता रहा है क्वेश्चन मार्क की वजह से। अगर मैं लिमिट करना चाह रही हूँ, ठीक है, कि मैं जस्ट फिक्स कर दूं कि भाई सारी एन एन वैल्यूज़ को नहीं बल्कि कुछ अमाउंट ऑफ एन एन वैल्यूज़ को फिल करें, बाकियों को एज इट इज़ रहने दें, ठीक है, क्योंकि हम सारी, अगर इन दैट केस के एन एन वैल्यूज ज़्यादा हैं तो हम ज़्यादा सारे कॉलम को फिल नहीं कर सकते अपने से बनाई हुई वैल्यूज़ के साथ। तो उस केस में मैं लिमिट इज इक्वल टू वन या टू, जितने भी मैं लिमिट में करना चाहती हूँ। अब लिमिट पैरामीटर क्या करेगा कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेक्टिव एन एन वैल्यूज़ को देखेगा, कि अगर कंसेक्टिव एन एन वैल्यूज़ आ रही हैं तो वो फिर
फर्स्ट करेंगे कंसेक्टिवली एक कॉलम के अंदर 5-6 एन वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो लिमिट कर देगा 1 तक, कि वो कंसेक्टिव वैल्यूज में से सिर्फ एक को ही फिल करेगा, बाकियों को स्किप कर देगा, ठीक। जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि 16 के बाद 3 एन वैल्यूज थी, राइट। तो इसके वो पहले वो क्या कर रहा था कि वो 16 के बाद तीनों को 16 से फिल करता जा रहा था, राइट। अब यहाँ पे क्योंकि आगे भी कोई वैल्यू नहीं है, तो हमें वो पैटर्न सही तो ऑफ कोर्स नहीं ना पता चलेगा, ठीक है, क्योंकि 3 है और मैं अगर 16 को ही कर रही हूँ तो एक तरह से 16 के साथ बायसनेस क्रिएट हो रही है डाटा में, कि मैंने उसको ऑटोमेटिकली 16 की वैल्यू को ज़्यादा कर दिया, ठीक है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए अगर मैं कंसेक्टिव के लिए ऊपर लिमिट लगा रही हूँ, तो अब सिर्फ एक दफ़ा 16 फिल हुआ और बाकी सारे एन आए, ठीक। सो इज़ द केस हेयर, क्योंकि मैंने लिमिट 1 लगाई है, तो जहाँ पे 2 भी हैं तो वहाँ पे एक फिल हुआ और एक एन रह गया। सो इट डिपेंड्स कि हमारे डाटा में अगर कंसेक्टिव ज़्यादा वैल्यूज आ रही हैं, या जैसे कैबिन के केस में आधा कॉलम ही, आधे से ज़्यादा कॉलम ही बल्कि ब्लैंक था, तो उस केस में कंसेक्टिव में सिर्फ मैं लिमिट लगा दूँ कि इतनी वो फिल करे, बाकी छोड़ दे। ओके, सो नेक्स्ट, ओके सो वैसे आप लोगों से किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, लाइक फिल एन का फॉरवर्ड फिल और इसमें जो लिमिट डायरेक्शन फॉरवर्ड है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, राइट। वो ऑलमोस्ट देखें, दोनों मिसिंग वैल्यूज को ही फिल कर रहे हैं, ठीक है, फिल एन में भी, लेकिन उसमें जो सिंपली प्रोपागेशन हो रही होती है, राइट, कि पिछली जो भी वैल्यू है वो एज इट इज आ जाए आगे। लेकिन इंटरपोलेशन के केस में इट एक्चुअली प्रिडिक्ट्स बेस्ड ऑन द पैटर्न प्रीवियसली, राइट। और उसने जो है ना, फॉरवर्ड फिलिंग करते हुए अगर मैं फॉरवर्ड लिमिट डायरेक्शन रख रही हूँ, तो उसने सक्सीडिंग वैल्यूज और फिर एवरेज भी लेना है, क्योंकि लीनियर मेथड है, ठीक है। तो लीनियर मेथड है और उसका फॉरवर्ड है, यानी उसने कंसेक्टिव जो वैल्यूज आ रही होगी उसमें उनका एवरेज भी देखना है, और फिर उसके बाद उसने फॉरवर्ड लाइक आगे वाली वैल्यूज को देखते हुए उसने फिल करनी है वैल्यूज। तो इन दोनों में बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, चलें अब आगे नेक्स्ट मूव करते हैं इम्प्यूटर पे। ओके, सो हमने अभी तक जो मेथड्स फिलिंग के देखे थे, तो उसमें हमने इंटरपोलेशन भी एक ऐड कर दिया, फिल एंड रिप्लेस इंटरपोलेशन। अब हम इम्प्यूटेशन कर सकते हैं सिंपल इम्प्यूटर के एक फंक्शन से भी, ठीक है। अब ये जो सिंपल इम्प्यूटर का फंक्शन है, ये बेसिकली एसक्यूएल लाइब्रेरी के अंदर होता है, ठीक। तो ओके, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आई एम फाइन। अमेजिंग जी। जी कंटिन्यू करें, अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज कंटिन्यू करें, मैं भी आपसे कुछ सीखता हूँ। ऑलराइट सर, बेसिकली ओके, सो सिंपल इम्प्यूटर में साइकिट लर्न की लाइब्रेरी से वी हैव इम्प्यूटेड इट, और हमने जैसे डिस्कस किया था कि हमने जो भी कोई मिसिंग वैल्यू है उसको रिप्लेस करवाने के लिए, जैसे हमने पहले मेथड्स पढ़े थे, उसमें से एक इम्प्यूटर का मेथड में फिल मिसिंग वैल्यूज को फिल करने के लिए हम सिंपल इम्प्यूटर भी यूज़ कर रहे होते हैं। अब इस केस में क्योंकि सिंपल इम्प्यूटर जो डाटा फ्रेम के अंदर डायरेक्टली चेंज ले आता है, राइट, सो इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी चेंजेस इन आवर ओरिजिनल डाटा फ्रेम, हमने इसकी एक कॉपी बना ली है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे कि सिंपल इम्प्यूटर में जो मैंने यहाँ पे स्ट्रेटजी यूज़ की है वो है कांस्टेंट। अब कांस्टेंट स्ट्रेटजी का क्या मतलब हुआ? जी, सर शहजाद आप बताएं। आई थिंक कोई कांस्टेंट नंबर लेगा, मतलब कोई एवरेज वगैरह या मीन वगैरह नहीं लेगा वो। हाँ जी बिल्कुल, दैट्स गुड।
और यहाँ पे लिखा भी हुआ था, दैट्स ग्रेट। हाँ जी। तो स्ट्रेटजी इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब ये है कि अभी मैं सिंपली अगर देख रही हूँ तो सिंपल इंप्यूटर को किसी भी वो कांस्टेंट वैल्यू से रिप्लेस करवा दे। और चूंकि मैं इसमें सारा मतलब डाटा फ्रेम सेलेक्ट करना चाह रही हूँ, तो मैंने इसमें रो और कॉलम दोनों के लिए कॉलन यूज़ किया, राइट। ताकि वो बेयर स्लाइस यूज़ किया ताकि वो सारी रोज और सारी कॉलम्स को सिलेक्ट करे और फिर उसे इंप्यूटर डॉट फिर ट्रांसफॉर्म और अपना जो डाटा फ्रेम है वो पास करवा दिया। ओके, सो जैसे ही मैंने ये इम्प्यूटेशन की सिंपल इंप्यूटर से, उसके बाद अगर मैंने इसमें नल वैल्यूज काउंट की हैं, सो आई आई गॉट दिस राइट कि सारी जीरोस हैं, यानी कि कोई भी नल वैल्यू नहीं बची। उसने सबको किसी कांस्टेंट वैल्यू से फिल कर दिया। और मोस्ट प्रोबेबली ये जो कांस्टेंट वैल्यू ले रहा होता है वो क्या होती है, ज़ीरो। ठीक है, तो उसने हर जगह जहाँ पे भी एन वैल्यू थी उसने उसे ज़ीरो से फिल कर दिया। गॉट इट। मैम ये जैसे यहाँ फिट पे भी। ट्रांसफॉर्म क्या कर रहा है? ओके, सो इसका मुझे इतना वैसे आइडिया नहीं है। ठीक है, फिर ट्रांसफॉर्म में मोस्ट प्रोबेबली ये किसी एक पर्टिकुलर स्केल के अंदर सब वैल्यूज़ को ले आता है, राइट। ताकि वो मतलब उसी रेंज के अंदर लाइक रहें और वो एक्स्ट्रा से एक्सीड ना करें। लेकिन इसको हम कल अच्छे तरीके से यहाँ अगर किसी को यहाँ पे पता है तो वो ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। नहीं तो हम इसे अपने एंड पे पढ़ के आते हैं, बिकॉज बेसिकली एसके लर्न का नहीं था, मैं ज़्यादा डाटा प्री प्रोसेसिंग की तरफ हूँ, तो मैंने इसमें इन चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में नहीं देखा। लेकिन वी कैन, हम इसको कल के लिए रख लेते हैं फिर कि ये एग्जैक्टली क्या कर रहा होता है। जो बेसिक आइडिया मुझे है वो यही है कि भाई वो पर्टिकुलर एक मैग्नीट्यूड में ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रही होती है कि वो एक पर्टिकुलर स्केल के में ले आता है, ठीक है, ताकि उससे ज़्यादा मतलब वो सब सब वैल्यूज़ को इक्वली ट्रीट करवा सके। सो बेसिक ये मुझे आइडिया है इसका। सो एनी हाउ, वी विल सी इट फर्दर। इसको कल के लिए भी रख लेते हैं डिस्कशन के लिए, और ये आप लोग भी अपने एंड पे देख के आइएगा कि फिट ट्रांसफॉर्म एग्जैक्टली क्या करता है। सो हम उसको फिर डिस्कस कर लेंगे लेटर ऑन। ठीक। फिलहाल के लिए हम हमारा क्योंकि प्री प्रोसेसिंग का काम है और हम सिर्फ मिसिंग वैल्यूज़ को देख रहे हैं, सो अभी के लिए यही है कि मैंने सिंपल इंप्यूटर यूज़ किया है मिसिंग वैल्यूज़ में कांस्टेंट वैल्यू ऐड करने के लिए। और यहाँ पे कांस्टेंट हमने देखा है कि वो क्या वैल्यू ऐड कर रहा है, ज़ीरो। गॉट इट। यस मैम। हाँ जी। और हम इसमें स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। हम जैसे यहाँ पे इसने ज़ीरो लिया है तो मैं स्पेसिफाई कर सकती हूँ कि अगर मैं ये देखूँ कि भाई ज़ीरो कहीं कोई बायसनेस ना क्रिएट कर रहा हूँ मेरी वैल्यू के डाटा के अंदर, यहाँ पे जैसे मैं पहले भी ज़ीरोज़ को एन में कन्वर्ट कर रही थी बिकॉज इट वाज क्रिएटिंग कन्फ्यूजन कि मे बी वहाँ पे कोई डाटा नहीं था तो इन्होंने ज़ीरो ऐड कर दिया। तो मैं कोई स्पेसिफिक ऐसी वैल्यू से भी फिल करवा सकती हूँ जो कि मेरी ओवरऑल डाटा सेट में बायसनेस ना क्रिएट करे। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे अगर फर्स्ट करें, मैं इसमें -99 भी लिख सकती हूँ। ठीक है, जो हमने पहले डिसाइड किया था कि हम रिप्लेस के फंक्शन से भी लगा रहे होते हैं -99 की वैल्यू एज अ प्लेस होल्डर। यहाँ पे मैंने वन अगर लिखा है फर्स्ट करें, तो उसने अब मैंने एक कांस्टेंट वैल्यू खुद बता दी है फिल वैल्यू से। तो अब उसने जहाँ जहाँ पहले ज़ीरो खुद कर रहा था फिल एन वैल्यू को रिमूव करने के लिए, उसने फिल करने के लिए अब वहाँ पे वन यूज़ किया। ओके, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? मैडम मेरा क्वेश्चन है, यस। मैम इतने मेथड्स पढ़ लिए हैं हमने मिसिंग वैल्यूज के, तो यस। यूज कौन सा करना है, मतलब किस जगह पे कौन सा यूज करना है? हाँ जी, दैट्स ग्रेट। हम इसको जैसे बिल्कुल स्टार्टिंग पे हमने डिस्कस यहाँ पे किया है, तो मैं इसको यहाँ पे रिवाइज करवाती हूँ कि हमारा यूज़ केस कैसे होगा। ठीक है, ये जस्ट अ मोमेंट। हमने देखा था कि जनरल जो मेथड्स हैं अभी हम सिर्फ वो देख रहे हैं, राइट। मतलब कि फिर एनए का देखा हमने, इम्प्यूटेशन देखी, या फिर हमने इंटरपोलेशन देखी, राइट। हमने सिर्फ जनरल मेथड्स देख रहे हैं। जो एडवांस मेथड्स हैं जिसमें मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम के एन वगैरह या यूज़ होते हैं या माइस का होता है, ठीक है, वो हम अभी यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, अभी तक। और मेरा ख्याल है कि हम इसको अभी तक यहाँ पे ही रखते हैं मिसिंग वैल्यूज़ को, ठीक है, क्योंकि दीज आर मोर देन इनफ। यूजली इम्प्यूटेशन यूज़ होती है या इंटरपोलेशन। लेकिन किन केस सिनेरियोज में जैसे हमने बताया था कि जो नॉन टाइम सीरीज डाटा है, तो मैं उसमें प्रेफरेबली जैसे मैंने अभी एसके लर्न से इंप्यूटेशन की है कांस्टेंट वैल्यू से,
ठीक है। तो मैं नॉन टाइम सीरीज डाटा में इंप्यूटेशन करवा लूँ, या मैं कांस्टेंट वैल्यू की बजाय कोई मीन, मीडियन या मोड, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे कांस्टेंट का वेरिएबल पास करवाया था, मैं वहाँ पे मीन, मीडियन या मोड का वेरिएबल भी पास करवा दूंगी। तो वो क्या करेगा, कंसेक्टिव वैल्यूज का वैसे ही मीन, मीडियन या मोड लेगा, और उस या ओवरऑल कॉलम का। ठीक है, एक तो मैंने देखा था इंटरपोलेशन, लेकिन वो नॉ टाइम सीरीज में जाती है, लेकिन इस केस में वो कॉलम का मीन, मीडियन या मोड लेगा और नॉन टाइम सीरीज में उसको फिल कर देगा। लेकिन अगर टाइम सीरीज का डाटा है, जैसे वेदर या टेम्परेचर का, मैं देख रही थी कि रेट या टाइम के साथ वो डाटा चेंज हो रहा था, सो इन दैट केस वो क्या करेगा कि फॉरवर्ड फिल, बैक फिल या लीनियर इंटरप्रेशन ही हम प्रेफरेबली यूज़ करेंगे। गॉट इट। और लीनियर इंटरप्रेशन का हमने ये देखा था कि इसमें ये इंडेक्सेस इग्नोर कर देता है, इसलिए वो यूजली लाइक जो वो फिल कर रहा होता है कंसेक्टिव वैल्यू से, इन लीनियर इंटरपोलेशन के केस में हम एवरेजेस देख रहे होते हैं कंसेक्टिव वैल्यूज के, राइट। तो बेसिकली ज़्यादा ये प्रेफरेबली यूज़ होता है फॉर टाइम सीरीज एज कम्पेयर टू फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फिल। और अगर नॉन टाइम सीरीज डाटा है तो फिर हम ये दो यूज़ कर लेते हैं इम्पुटेशन। नॉन टाइम सीरीज का डाटा कौन सा हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल एज। एज का अगर मैं सर्वाइवल रेट देख रही हूँ, राइट, यस, तो दैट्स गुड। लाइक एज और मैं सर्वाइवल रेट के साथ साथ देख रही हूँ, लाइक उसमें टाइम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर नोट कर रही हूँ और मैं डे वाइज देख रही हूँ, तो अब उसमें थोड़ा सा मतलब मैं डेट या डे इन्वॉल्व कर रही हूँ, सो उसमें टाइम इन्वॉल्व हो रहा है कि बाय सर्टेन पीरियड, सेट ऑफ टाइम के बाद कितना चेंज आ रहा है। तो उस केसेस में मैं फिर ज़्यादा प्रेफरेबली लीनियर इंटरपोलेशन यूज़ करूँगी। मैडम एज और भी सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने अपोजिट कह दिया, राइट, राइट। जी जी सर, स्नान आप कुछ कह रहे हैं। मैडम एज भी टाइम के अकॉर्डिंग ही चेंज होती। ओके, सो बेसिकली उसमें वो कंसेक्टिव तो नहीं है ना, मतलब वहाँ पे एक रैंडमली फिल हो रही होगी डाटा, राइट। एज, और अगर सर्वाइवल का कॉलम है कि वो कुछ पर्टिकुलर एज के लोग थे, ठीक है, कोई 20 लिखा होगा, कहीं पे 30, 10 लिखा होगा, कहीं पे 30 लिखा होगा, फिर 15। अब इसमें वो कंसेक्टिव किसी टाइम पीरियड के दौरान ये तो नहीं है कि आ, मतलब कि इसके एज के हिसाब से वो मतलब उतना उतना हर पीरियड के कंसेक्टिव के बाद चेंज आ रहा है, ये पीरियड को तो नहीं ना शो कर रहा, ये जस्ट एक डाटा है, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये बना लूँ कि डे और साथ टेम्परेचर, ठीक है, और मैं डे वाइज टेम्परेचर नोट कर रही हूँ, तो मैं फ़र्ज़ करें आज 24 को देख रही हूँ टेम्परेचर, डेट का अगर देख लूँगा, फिर 25, डे 25 कौन सा था, 26 कौन सा था, लेटर ऑन सो ऑन, और फिर मैं उसमें टेम्परेचर नोट कर रही हूँ। सब ये हर पीरियड वाइज आ रहा है, ठीक है, कोई एक एक दिन के गैप से, सही। तो अब जो टेम्परेचर आ रहा होगा, ठीक, तो वो कोई इस तरह से कंसेक्टिवली उसमें कोई ट्रेंड या पैटर्न होगा, वो टाइम वाइज होगा। मैडम एज की वैल्यूज गिवन है मेरे पास, ठीक है, और वहाँ पे सिर्फ 0 और 1 लिखा है कि सर्वाइवल था या नहीं था, ठीक है। 0 रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं था, और 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो सर्वाइव हो गया था, ठीक है, यानी वो टाइटैनिक के उस इंसिडेंट में बच गया था। तो इस केस में मुझे कोई स्पेसिफिक पीरियड में ये नहीं पता चल रहा, ठीक है, कि वो कोई एज, अगर इन केस मैं यहाँ पे एज ही होती कि मैं एक इंसान के 10 से कोई 30 साल की उम्र में उसने क्या क्या साथ ग्रोथ की, अगर मैं उसको देख रही हूँ ना, फर्ज करें कि कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट हो रहा है किसी एनिमल पे या जो भी, तो उसमें मैं उस पर्टिकुलर एज वाइज फिर एज उस केस में टाइम सीरीज काउंट हो सकती है, बिकॉज उसमें मैं फिर कंजेक्टिव उसी एक वेरिएबल का कंजेक्टिव देख रही हूँ कि 5 साल की उम्र में क्या ग्रोथ थी, ठीक है, क्या चेंजेस आई, ठीक है, और फिर 10 साल की उम्र में, फिर 15 साल की उम्र में, फिर 20 साल की उम्र में, फिर इन दैट केस हम कह सकते हैं कि ये भी टाइम सीरीज में है डाटा, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन टाइम पीरियड वो चेंज आ रहा है। लेकिन इस केस में टाइटैनिक वाले में केस में ये नहीं हुआ,
सो इसलिए नॉन टाइम सीरीज है। और नॉन टाइम सीरीज के लिए हमने प्रेफरेबल क्या करना है कि मिसिंग वैल्यूज अगर आ रही हैं तो हम इम्प्यूटेशन इस तरह से करने कॉन्स्टेंट से, या स्केलर की जो लाइब्रेरी है उसमें मेन मीडियन या मोड या कोई कॉमन वैल्यू ऐड करवा लें। ठीक है। और अगर टाइम सीरीज डाटा है, जैसे इन दिस केस यहाँ जो एक एक्सपेरिमेंट के मैंने केस लिया, तो उस केस में फिर फॉरवर्ड फिर बैक फिर या लीनियर इंटरपोलेशन काम आएगी। गॉट इट? यस मैम। ओके, चले यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को? सबको क्लियर है यहाँ तक जितना हमने पढ़ा है अभी तक मिसिंग वैल्यूज को फिल करने के लिए? ओके, सो लेट मी आस्क फ्यू क्वेश्चंस देन। चले, सर शहजाद, आर यू देयर? आप बता सकते हैं कि इसमें जो फिल एन ए है उसमें फॉरवर्ड फिल, और जो हमारी लीनियर इंटरपोलेशन थी उसमें हमने लिमिट डायरेक्शन एक ली थी फॉरवर्ड, तो इनमें क्या बेसिक डिफरेंस आ रहा था? जी मैम, इसमें जो फिल एन है ना, वो तो फॉरवर्ड करता जाएगा, फिल उसमें कोई लिमिट वगैरह आई थिंक नहीं है। लेकिन जो इंटरपोलेशन वाला है उसमें एक तो वो जो फॉरवर्ड आगे वैल्यू होगी एन के बाद वाली, उसको भी देखेगा। उसके हिसाब से अगर तो कोई सीरीज बन रही है तो वो उसी 1 2 3 4 5, तो वो दरमियान में 3 4 ऐड कर सकता है। ठीक है, या फिर वो एवरेज ले सकता है, और हम उसको लिमिट भी दे सकते हैं कि कितना एक फिल करना है, 2 या 3। लेकिन जो फिल लाइन है ये कॉन्स्टेंटली शुरू से शुरू करेगा, आगे जितनी भी वैल्यूज है उनको फॉरवर्ड फिल करता जाएगा, जो पहली वैल्यू है वही आगे आगे रिपीट होती है। यस, सो बेसिकली अगर मैं ये एक एग्जांपल दे देती हूँ, 15। ठीक है, तो फॉरवर्ड फिल ने क्या करना है, जस्ट सिंपली वो वैल्यू आगे पुट कर देनी है। जबकि अगर मैं लीनियर इंटरपोलेशन में मेथड फॉरवर्ड देख रही हूँ, तो लीनियर इंटरपोलेशन का मतलब यही है कि उसने अब यहाँ पे उसने जो एफ फिल था, फिल एन ए का, उसने तो ये मुझे इस तरह से वैल्यूज दे देनी है। लेकिन जब मैं लीनियर इंटरपोलेशन में फॉरवर्ड का मेथड देख रही हूँ, तो उसने क्या करना है, उसने मुझे 16 एन ए एन और जो 15 है, तो उसने मुझे जो एन ए एन मिसिंग वैल्यू के पहले और बाद में जो वैल्यू थी इन दोनों का मीन लेके फिर बताना है कि इसमें क्या वैल्यू आएगी, 16 + 15 ÷ 2 करके, राइट? फिर जो वैल्यू आएगी वो इसको यहाँ पे फिल करेगा। सो ये बेसिक डिफरेंस है इनमें, ठीक। और वे बेशक बेशक दोनों ही टाइम सीरीज में यूज़ होते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेबली इसलिए फिर लीनियर इंटरपोलेशन हम यूज़ कर लेते हैं, बिकॉज rather than feeling forward in यानी एज इट इज़ वैल्यूज़ लेना, उसमें थोड़ी सी बायसनेस के चांसेस हो सकते हैं कि हो सकता है 16 वैल्यू वो ज़्यादा रिप्रेजेंट होना शुरू हो जाए जहाँ जहाँ इंडियन वैल्यूज़ हैं, तो वो एज इट इज़ ही उसको आगे फिल करता जाए। ठीक है, तो इन दैट केस वी यूज़ लीनियर इंटरपोलेशन। ठीक है, और हमने लिमिट का फंक्शन यूज़ किया था लिमिट इंटरपोलेशन के अंदर। वाई डिड वी यूज़ इट? हम ये कब यूज़ करते हैं लीनियर इंटरपोलेशन के अंदर लिमिट का फंक्शन? जैसे सर शहजाद ने भी लिमिट की बात की थी, राइट? सो मैम महनूर, कैन यू टेल? मैम जब जितनी हमने नैन वैल्यूज को जो है रिप्रेजेंट करवाना होगा तब लिमिट यूज करते हैं। देखे ना, मैंने लीनियर इंटरपोलेशन में जब मैं बात करी थी कि मेथड जो है वो लीनियर होगा, ठीक है, और जो डायरेक्शन थी फिल की वो मैंने कही कि फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है या बोथ है। ठीक है, और मैं साथ एक लिमिट का फंक्शन भी यूज़ कर रही थी। और मैंने जैसे यहाँ पे बताया था कि लिमिट 1 हमने शायद यूज़ की थी ना अभी थोड़ी देर पहले, राइट? लिमिट 1 यूज़ की थी। तो ये 1 अब किसके लिए यूज़ किया था मैंने, लिमिट इज इक्वल टू 1 क्यों किया था? तो वो नैन वैल्यू फर्स्ट वाली सिर्फ होगी चेंज।
यस, यू आर रिलेटिवली नियर। ठीक है, आपका आंसर। इसके अलावा इसको मजीद क्लियर कौन ऐड करेगा इस क्वेश्चन में, आंसर में? मैम आप ही करते हैं। ओके, ठीक है। अब जैसे हम इस तरह का कॉलम देख रहे थे, ठीक है, तो इन दैट केस अब क्या हो रहा था कि कंजेक्टिवली एन एन वैल्यूज आ रही थी, राइट? मतलब कि एक एन एन वैल्यू नहीं है इस केस में, कंजेक्टिवली इतनी ज़्यादा एन एन वैल्यूज हैं, ठीक है। और हमने अब अगर अब लीनियर इंटरपोलेशन की तो वो बेसिकली कर तो देगा इन सबको फिर, लेकिन उससे क्या हो रहा है कि डाटा में बहुत ज़्यादा लाइक एन एन वैल्यूज़ हम अपना ही डाटा मतलब इंटरपोलेट करवा के फिल करवा दें। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि जब बहुत ज़्यादा एन एन वैल्यूज़ हैं कॉलम में, ठीक है, जैसे हमने कैबिन के केस में देखा था कि कैबिन में सिर्फ 20% डाटा और 80% मिसिंग वैल्यूज़ थी ऑलमोस्ट, ठीक है। तो उस केस में कि जब बहुत ज़्यादा मिसिंग वैल्यूज़ हैं तो फिल करना लीनियर इंटरपोलेशन से इट विल बी लाइक कि हमने अपना ही नया डाटा बना लिया। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने लिमिट लगा दी। यानी कि जहाँ पे कंजेक्टिव एन एन वैल्यूज़ होंगी तो उसमें से सिर्फ एक को फिल करें, बाकियों को एन एन ही रहने दें, उनको फिल मत करें। यानी अब वो सिर्फ इसको 16 बनाएगा कंसेक्टिव में ला के, ठीक है, और इन सबको एज इट इज रहने देगा एन एन। अगर मैं इसको 2 करती हूँ तो फिर ये दूसरे वाले को भी 16 कर देगा, लेकिन बाकी सबको अब एज इट इज। यानी मैं यहाँ पे एक लिमिट लगा रही हूँ कि कहाँ तक कंसेक्टिव वैल्यूज को, अगर कंसेक्टिव वैल्यूज आ रही हैं तो उसे कहाँ तक फिल करना है। मैम वो कितनी वैल्यूज को कंसेप्टिव कंसीडर करेगा? कंसेक्टिव लाइक जितनी मैंने उसे लिमिट दिया, यहाँ पे 2 लिखा है इन केस, तो वो 2 का कंसेक्टिव कंसिडर कर लेगा, 2 अच्छा। कंसेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो है, जो 2 कंसेक्टिव आएंगी, ठीक है ना, इन दैट केस लाइक ये वाली और ये वाली 2 कंसेक्टिव आ रही हैं एन एन वैल्यूज, ठीक है, तो वो उनको आगे एज इट इज फिल करवा देगा, राइट। लेकिन अगर मैं 3, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, अगर आप बोल रही हैं तो। ओके, चलें। एक तो यहाँ पे अब ये है कि हमने प्री प्रोसेसिंग काफ़ी अच्छे तरीके से अभी तक देख ली है। सो आई थिंक इस बेसिस पे कल मैं आपसे एक डाटा सेट शेयर करूँगी, ठीक है। और आप लोग सबसे अपने एंड पे लाइक आप लोगों ने अपने लैपटॉप्स ऑन रखने हैं और वी एस कोड या गूगल क्लैप जो भी आप यूज़ करते हैं वो आपके ऑन होने चाहिए, राइट। तो मैं कल क्लास में डाटा सेट एज वी हैव डिसाइडेड इट अर्लियर कि हम स्टार्ट शुरू करने से पहले एक डाटा सेट पे क्लास में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेंगे, ठीक है। तो वो मैं आपको डाटा सेट दूंगी एंड देन आप लोग अपने एंड पे सब करेंगे, और मैं किसी से भी स्क्रीन शेयर करवा सकती हूँ। सो ये क्लास में अनाउंसमेंट ही करनी थी कि कल अपने लैपटॉप्स पे आए सारे, ठीक है ना। कल हमने जितना अभी तक पढ़ा है उसको अप्लाई करना है किसी डाटा सेट पे, और आप लोग वो करेंगे सब अपने एंड पे, और मैं फिर स्क्रीन शेयर करवाती रहूँगी। और जो भी कंफ्यूजन या कोई मतलब हमें होगी कि क्वेश्चन है तो हम देख लेंगे, और अभी तक जितना पढ़ा है वो भी हम देखेंगे, और उस केस में हम न्यू भी सर्च करके फंक्शंस या कोई हमें मेथड्स देखने हुए तो हम वो भी सर्च करके ऐड करेंगे। एनी हाउ, ओके। मैम मैंने पूछना था कि ये जो लीनियर इंटरपोलेशन है इसमें अगर सीरीज हो, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 नंबर चल रहे हैं, तो अगर उनमें से कोई 2 नंबर मिस है, मतलब 7 8 मिस है, तो वहां पे वो 7 8 ही करेगा या मीन लेके दोनों का करेगा, पहले वाले का और लास्ट वाले? ओके, सो मतलब ऐसा डाटा जा रहा है ना, फिर एन एन वैल्यूज 2 आ गए, जी जी। और फिर हमारे पास यहाँ पे 6 आ गया, यूं कह रहे हैं आप? जी जी। ओके, सो अब हमने देखा कि कंसेक्टिव एन एन वैल्यूज हैं, ठीक है। तो उस केस में अब वो, क्योंकि हमने लीनियर इंटरपोलेशन में मीन वो तब लेता है जब एडजेसेंट
आगे और पीछे वाली वैल्यूज हो। अब इसमें एडजेसेंट नहीं है, मतलब कि एग्जैक्टली नेक्स्ट बिल्कुल इसके एन एन वैल्यू है, ठीक है, कोई ओरिजिनल वैल्यू नहीं है। यानी अगर यहाँ पे एन एन की बजाय कोई 5 होता तो फिर तो इसने एन एन से एडजेसेंट आगे और पीछे वाली का एवरेज ले लेना था। लेकिन इस केस में क्योंकि दोनों एन एन वैल्यूज हैं, ठीक है, और एडजेसेंट नहीं है, तो फिर वो इसको एज इट इज़ ही फिल करेगा, राइट, और वो फिर रिटेन करने की कोशिश करेगा सीक्वेंस को। सो इसलिए हमने ये देखा भी था कि सीक्वेंस में करते हुए वो इसको 4 इसको 5 कर रहा था, ताकि वो सीक्वेंस एक उसका मेंटेन रहे, बेसिकली जैसे स्ट्रेट लाइन में अगर वो एक मूव कर रहा हो लीनियरली, ठीक है, तो जो उनसी वैल्यू मिसिंग है वो उसको उसी उसी में फिट करने की कोशिश करेगा, ठीक है, कि वैसे ही उसी रेंज में उसी पैटर्न के मुताबिक ही प्रिडिक्ट हो जाए। तो वो उस सीक्वेंस को मेंटेन ओके करने मैम, की कोशिश गॉट इट। करेगा, राइट। सो 4 और 5 थैंक इसमें यू। ऐड करेगा दोनों कंसेक्टिव वैल्यूज में। जी जी, इसके समझ अलावा आ गई। जी, और इसके अलावा अगर आपने मज़ीद इसमें देखना है तो एक तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन इंटरपोलेशन की आप देख सकते हैं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू एक्सप्लोर इट मोर। लेकिन अभी तक के लिए मेरा ख्याल है कि अभी जितना हमने पढ़ा है ना, इट्स मोर देन इनफ मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल करने के लिए, ठीक है। तो इतना ही यूज़ होगा, आप अभी देखेंगे कल वाले डाटा सेट में। तो अपनी डाटा विजुअलाइजेशन, क्योंकि अभी तक हमने जितना पढ़ा है ना, तो उसको ही हमने देखना है, ठीक है, उस पे ही वही चीज़ें अप्लाई करनी है। सो मेक श्योर कि आप इस डाटा विजुअलाइजेशन और प्री प्रोसेसिंग ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से रिवाइज करके रहें, ताकि आप कल अप्लाई कर सकें, ठीक है। अपने वो कॉन्सेप्ट रिवाइज हों, ठीक है, वो कोड शोड तो हम ले ही लेते हैं ना फिर, लेकिन कॉन्सेप्ट्स आपको पता हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पे अप्लाई हो सकती है। गॉट इट। मैम ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। हाँ जी, इसमें इम्प्यूटेशन में जस्ट इतनी है बात आगे। जैसे स्ट्रेटजी यूज़ करी थी मैं, ठीक है, तो उसकी जगह पे मैं मीन या मतलब मैं तब वहाँ पे जो स्ट्रेटजी यूज़ करी थी वो कांस्टेंट थी। लेकिन मैं इसमें स्ट्रेटजी के अंदर अगर मीन पुट कर दूँ, मीडियन पुट कर दूँ, या मोस्ट फ्रीक्वेंट पुट कर दूँ, मोड पुट कर दिया, ठीक है, तो वो उसको मीन मीडियन या मोड ले लेगा, ठीक है, उस पूरे कॉलम का, और वो देख के वो ऐड करता जाएगा। सही। तो बस ये एक बात थी कि जहाँ पे मैंने कांस्टेंट की है, या मैं अपनी वैल्यू फिक्स करके कांस्टेंट एक दे रही हूँ, वहाँ पे मैं मोस्ट फ्रीक्वेंट वी नो कि जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है वो मोड कहलाती है, इन अदर वर्ड्स, ठीक है, या फिर मैं इसमें मीन लिख दूँ या मीडियन लिख दूँ, तो वो उस पूरे कॉलम में जो ए बी सी के जो कॉलम्स चल रहे थे हमारे, उस पूरे कॉलम में देखेगा, और उसके वो पूरे पर जितनी वैल्यूज़ यूनिक वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, उनका मीन या जो भी हमने सेट किया मीडियन, तो वो लेके उसके बाद वो लाइक वो उन एन एन वैल्यूज को फिल कर देगा। करेक्ट। सो अभी तक के लिए इम्प्यूटेशन में इतना ही रखते हैं। जो इसके बाद आगे जो चीज़ें वो काफ़ी सिर्फ ये एक रहता है कि हमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ को कैसे रिमूव करना है। स्टैट्स हम स्टार्ट करेंगे अभी, जैसे आज हम लोगों ने प्री प्रोसेसिंग को देखा है, तो अ, अभी 1 से 2 दिन हम वो जो प्रोजेक्ट है केकल का, उसको देख लें पहले, या फिर आप बता दें अगर आप पहले स्टार्ट्स करना चाहते हैं और देन इकट्ठा उस प्रोजेक्ट को देखना चाह रहे हैं, तो हम उस तरह भी कर लेते हैं कि हम डाटा सेट को बाद में एक्सप्लोर करें और स्टार्ट्स को पहले। सो इट्स अप टू यू। मैम पहले डेटा सेट पे काम कर लेते हैं, प्रैक्टिस हो हाँ। जाएगी। यस। तो मेरा भी ये पॉइंट ऑफ व्यू है, और कल फिर आप सब लोग लैपटॉप्स लेके आएं, क्योंकि फिर ऑन होने चाहिए आपके सारी आईडीज़ वगैरह, जो भी आप गूगल क्लाब पे हैं इस पे काम करते हैं वीएस कोड पे, वो सब ऑन हो, ठीक है, और लाइब्रेरीज इंस्टॉल और इंपोर्ट हों, ठीक है, ताकि हम टाइम वेस्ट किए बगैर आगे मूव करें, उस पर अप्लाई करके देखें। सो बी एक्टिव इन टुमारोज क्लास, राइट। मोबाइल पे कोई ना है। और सिंपली यहाँ पे अब रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज है, तो ये हम देख लेंगे फिर कल, बिकॉज वी आर लेफ्ट विद ओनली 5 मिनट्स नाउ, ठीक है। डुप्लीकेट वैल्यूज को कैसे रिमूव करते हैं, यानी अगर कोई कंसेक्टिव एक ही जैसी वैल्यूज बार बार रिपीट हो रही हो, तो हम उसे देख के कैसे उसमें पिन पॉइंट करके रिमूव कर सकते हैं। हम जस्ट ये एक रह गया रिमूविंग डुप्लीकेट वैल्यूज का, मिसिंग वैल्यूज का हमने कर लिया। सो मोस्ट प्रोबेबली जो कल का डाटा उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज का इशू है भी नहीं है, तो इसको हम बाद के लिए रख लेते हैं।
अभी तक के लिए कोई सजेशन या कोई क्वेश्चन या कोई कंफ्यूजन है, सो वी कैन डिस्कस, वी हैव 5 minutes. मैम वो असाइनमेंट्स देखनी थी। हाँ जी, आपकी असाइनमेंट जो है वो आ, आप सबने सबमिट करवा दी है गूगल शीट पे? सबकी आ गई एक गूगल शीट पे असाइनमेंट? लेट मी ओपन इट एंड देन वी कैन सी. नो मैम, मैंने नहीं अभी तो करवाई। क्यों, वजह बताएं। मैम मैंने की भी है। 2 दिन ऊपर हो गए। हाँ जी। वो गूगल शीट का लिंक सेंड कर दें। ओके ओके ओके, चलो मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ। ओके, तो जी मैम ऐसा, इजाजत हो तो मैं 1-2 मिनट बात कर लूं। यस सर, श्योर। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग, कैसी जा रही है लर्निंग? और आप में से कोई ऐसा साथी जो हैकाथॉन में ना गया हो तो वो शेयर कर सकता है कि वो क्यों नहीं था गया। तो हैकाथॉन में इस दफा काफी सारे लोग गए हैं हमारे, काफी अच्छा परफॉर्म किए। तो आप लोगों का कैसा रहा एक्सपीरियंस जो हैकाथॉन में गए हैं उनका? कोई शेयर करेंगे एक्सपीरियंस? क्या था? सो बेसिकली हम लोगों ने इंटरनेशनल टीम, फिलहाल के लिए हमने सोचा सबने कि अपनी टीम बनाते हैं और काम करते हैं। तो मैंने लोकल टीम में ही काम किया था इस दफ़ा, और लेकिन इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, बहुत अच्छी लर्निंग हुई थी। लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम आई गॉट टू नो कि कैसे मैं GPT-4 को, ये जो डैली के जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, किस तरह से वो बैक एंड पे यूज़ होते हैं, और जस्ट वी कैन डिस्प्ले एंड मतलब फ्रंट एंड अपना सही किया, और वो एक बड़ी अच्छी एप्लीकेशन हो सकती है। सो although I was not able to actually apply my chemistry concept जो कि मैं चाह रही थी, लेकिन मतलब क्योंकि मैं दूसरों से सीख रही थी अभी, तो मैं जो उनका कॉन्सेप्ट था उन्हीं को लेके हमने काम किया, विच वाज अबाउट। अमेजिंग, यस। अमेजिंग। तो मैम इस पे पोस्ट भी लाजमी लिखें ताकि जब भी कहीं पे भी आप अप्लाई करें, बेशक पीएचडी के लिए करें अप्लाई या कहीं और अप्लाई करें जॉब के लिए, तो उन लोगों को पता चले कि आप इस हैकाथॉन में गए थे। और कोशिश करें कि एक रिकमेंडेशन भी ले लें हैकाथॉन की अभी से ही। उसका फायदा ये होता है कि 2 साल बाद वो एज अ प्रूफ काम करेगी कि आप वाकई इस हैकाथॉन में गए। यस। तो ये नहीं कि ये बेसिकली जब आपने एक मेहनत की है तो उसका उसका रिवार्ड पूरा बंदे को लेना चाहिए। और उसका रिवॉर्ड लेने का तरीका यही है कि हम लिंक्डइन पे दुनिया को बताएं कि वी डिड इट। तो हाँ, बेसिकली हम इंटरनेशनल टीम नॉर्मली इसलिए प्रेफर करते हैं कि उसमें बंदा ज़रा फॉर्मल ज़्यादा होता है, लर्निंग भी होती है, साथ बंदा डिफरेंट लोगों से मिलता है। लेकिन ऑब्वियसली अगर इंटरनेशनल टीम नहीं बन रही तो लोकल टीम भी ठीक है। क्या कहते हैं, दैट इज जस्ट अ रिकमेंडेशन, नॉट अ हार्ड रिक्वायरमेंट। लेकिन आपने देखा होगा कि हैकाथॉन के से पहले और हैकाथॉन के बाद एक आप डिफरेंट पर्सन होंगे। इज इट सो? यस सर, बिल्कुल, कुछ नॉलेज में बहुत अकम्पलिशमेंट इजाफा आ होता जाती है। बिल्कुल, नॉलेज में इजाफा होता है, अकम्पलिशमेंट होती है, और आपका टेम्परामेंट बनता है मुश्किल काम करने का, जिसमें पूरी की पूरी टीम इन्वॉल्व होती है। टीम में कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। आ, तो ये जो टेम्परामेंट है, और उससे भी ज्यादा कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी इससे बनती है कि हैकाथॉन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। वंस अ मंथ एक इंटरनेशनल इवेंट में जाना, और इससे ये है कि आप उन 2 दिनों में एंजॉय भी करेंगे, चैलेंज भी करेंगे अपने आप को और सीखेंगे विषय। तभी हमारी है क्लास 8 बजे। सर 8 बजे मशीन लर्निंग की क्लास होती है। हाँ चलें, ठीक है फिर, टाइम हो गया तो ओके। ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़ एवरीवन। अल्लाह अल्लाह। हाफिज़। ऑलराइट देन, मैं महनूर।
आप सबसे पहले शेयर करती होती हैं असाइनमेंट। इस दफ़ा क्या हो गया है? इसलिए मैं थोड़ी सी शॉक हो गई थी। आई एम रियली सॉरी अगर आपको लगे कि मैंने आपको फाइंड आउट किया है, लेकिन क्योंकि आप सबसे पहले शेयर करती होती हैं। मैम मैं आउट ऑफ सिटी थी तो मैंने की नहीं थी। नहीं नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि अभी मैंने गूगल शीट देखी थी जब मैं आपसे बात करी थी और सिर्फ एक लिस्ट सबमिट करा हुई थी, तब मुझे वाकई ये गया। लेकिन एनी हाँ, वो उन्होंने स्नैप पे शेयर की हुई है तो मैं वो ऐड कर देती हूँ। सो अल्लाह हाफिज़ देन, एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर टुमारो।